नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्नव एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आरएफ भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। ये वीडियो दोस्तों उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने की आरएफ की परीक्षा पहले दी नहीं है और पहली बार आरएफ परीक्षा में शामिल होंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आरएफ परीक्षा में शामिल होने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, इसके अलावा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सैलरी के बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री की हुई है या फिर फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहा है, वो इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। लेकिन मुख्य परीक्षा में शामिल होने से पहले उसकी शैक्षणिक योग्यता पूरी हो जानी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। दोस्तों, न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 40 साल के अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी SC, ST, OBC, EWF और MBC के जो मेल छात्र हैं यानी पुरुष जो हैं उनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा और अन्य आरक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और एग्जाम स्कीम के बारे में। दोस्तों, ये परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला चरण है आरएफ प्रारंभिक परीक्षा यानी आरएफ प्री। दूसरा जो चरण है वो है आरएफ मुख्य परीक्षा यानी आरएफ मेंस। और जो तीसरा चरण है वो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को आरएफ प्री परीक्षा पास करनी पड़ेगी। आरएफ प्री में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 अंकों के होंगे और ये परीक्षा 3 घंटे की होगी। इसके अलावा आरएफ प्री में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं आरएफ मुख्य परीक्षा के बारे में। दोस्तों, मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर 4 पेपर होते हैं और ये 4 पेपर 2 दिन में आयोजित होते हैं, यानी हर दिन 2 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होगा। इनमें दोस्तों जो चौथा पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश का होगा। मुख्य परीक्षा में कुछ प्रश्न 2 नंबर के होंगे, कुछ 5 नंबर के होंगे और कुछ 10 नंबर के होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आरएफ प्री के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, आरएफ प्री में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारत का इतिहास, विश्व और भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था व शासन प्रणाली के अलावा राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आरएफ प्री में इकोनॉमिक्स के प्रश्न भी आएंगे। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसके अलावा दोस्तों साइंस और टेक्नोलॉजी भी आएगी। तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता के अलावा करंट अफेयर के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, आरएफ प्री का पेपर कोई टफ नहीं आता है, आप इसे मीडियम लेवल का पेपर मान सकते हो और इसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। दोस्तों, अगर पिछली कई बार की परीक्षाओं का पैटर्न देखा जाए तो जो कट ऑफ है वो 90 नंबर से कम ही रहती है। अगर आरएफ प्री 2021 की कट ऑफ को छोड़ दिया जाए तो इससे पहले आरएफ 2013, 2016 और आरएफ 2018 प्री की जो कट ऑफ है वो 80 नंबर से भी कम रही है। आरएफ परीक्षा के लिए लगभग 5 से लेकर 6 लाख अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आरएफ मुख्य परीक्षा के बारे में। दोस्तों, आरएफ मुख्य परीक्षा के लिए आरएफ भर्ती में जितने भी पद होते हैं उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को चयनित किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आरएफ मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर 4 पेपर होते हैं। इनमें शुरू के 3 पेपर जो होते हैं वो सामान्य अध्ययन के होते हैं और 200 अंकों के होते हैं। इसके अलावा जो परीक्षा अवधि है वो 3 घंटे की होती है। लेकिन दोस्तों जो चौथा पेपर होता है वो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का होता है। इसकी अवधि भी 3 घंटे की होती है और जो अंक होते हैं वो भी 200 होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेबस के बारे में। दोस्तों, हर पेपर का सिलेबस कई इकाइयों में बंटा होता है और हर इकाई कई खंडों में बंटी होती है, यानी कि दोस्तों सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं सबसे पहले पेपर के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, पहले पेपर में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय इतिहास व संस्कृति के अलावा आधुनिक विश्व का इतिहास भी पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी पूछी जाएगी। पहले पेपर की तीसरी यूनिट में समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण भी आएगा। कुल मिलाकर दोस्तों पहले पेपर का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे पेपर के सिलेबस के बारे में। दूसरे पेपर के सिलेबस में प्रशासकीय नीति शास्त्र आएगी। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी भी आएगी। इस दूसरे पेपर में ही आपसे भूगोल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल आएगा इसमें। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे पेपर के सिलेबस के बारे में। तीसरे पेपर में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति व समसामयिक मामले आएंगे। इसके अलावा लोक प्रशासन, प्रबंधन की अवधारणाएं, मुद्दे एवं गत्यात्मकता आएगी।
इसके अलावा इसमें खेल और योग आएगा, व्यवहार एवं विधि से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे पेपर के बारे में। चौथे पेपर में हिंदी और इंग्लिश आएगी। इसमें दोस्तों हिंदी से संबंधित प्रश्न 120 नंबर के आएंगे, जबकि इंग्लिश से संबंधित प्रश्न 80 नंबर के होंगे। दोस्तों आपके मुख्य परीक्षा में चयन में चौथे पेपर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि दोस्तों इस पेपर में बहुत से अभ्यर्थी हैं जो जमकर स्कोर करते हैं और इनकी वजह से उनका चयन हो जाता है। बाकी के जो तीनों पेपर होते हैं उनमें अभ्यर्थियों के अंकों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों चौथे पेपर की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं आरएएस अधिकारी को मिलने वाली सैलरी के बारे में। हालांकि इससे संबंधित कई वीडियो मैंने पहले बनाए हुए हैं, लेकिन दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आरएएस के लिए बना हुआ है, तो इसमें आरएएस की सैलरी के बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं आरएएस अधिकारी की सैलरी के बारे में। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ, आरएएस की जो परीक्षा होती है ये कई सारे पदों के लिए होती है और इन पदों का ग्रेड पे और पे मैट्रिक्स लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है, यानी सैलरी भी अलग अलग होगी। इनमें से दोस्तों जो उच्च पद होते हैं जैसे कि आरएस जो होता है, आरपीएफ होता है, इसके अलावा लेखा सेवा, इन सब का ग्रेड पे 5400 होता है, पे मैट्रिक्स लेवल 14 होता है। इसके अलावा दोस्तों आरएफ भर्ती में पे मैट्रिक्स लेवल 12 के पद भी होते हैं, 11 के भी होते हैं और 10 के पद भी होते हैं। और दोस्तों यही कारण है कि जिनकी सैलरी कम होती है या जो नीचे के पद होते हैं वो चयनित अभ्यर्थी भी आगे फिर से आरएस की तैयारी करते हैं ताकि उनको उच्च पद मिल सके। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी के बारे में। दोस्तों आरएएस अधिकारी को भी बाकी सरकारी कर्मचारियों की तरह 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में काम करना पड़ता है और इस दौरान उनको निश्चित सैलरी मिलती है। और दोस्तों ये सैलरी हर महीने 39,300 रुपये की होती है, लेकिन इसमें से जीपीएफ और आरजीएचएस के कुछ रुपए कट जाते हैं। कटाकर जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो होती है 37,000 रुपये के आसपास। दोस्तों इन हैंड सैलरी को ही नेट सैलरी बोला जाता है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान किसी भी तरीके के भत्ते नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ कटौतियां ही हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाने के बाद में आरएएस की सैलरी के बारे में। दोस्तों प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाने के बाद में पहले वर्ष हर महीने आरएएस को 56,100 रुपये की बेसिक सैलरी मिलती है। इसके अलावा उससे कई भत्ते भी मिलते हैं, जैसे कि डीए यानी महंगाई भत्ता जो कि वर्तमान में 38% है। उसे एचआरए मिलता है जिसकी 2 रेंज है, 9% और 18%। 9% छोटे शहरों के लिए होती है और जबकि जो 18% एचआरए है वो राज्य के 5 बड़े शहरों के लिए है। इन भत्तों को जब बेसिक सैलरी में मिला दिया जाता है तो ग्रोस सैलरी तैयार होती है। लेकिन दोस्तों सरकार के द्वारा कुछ कटौतियाँ भी की जाती है, जैसे कि स्टेट इंश्योरेंस के रुपये कट जाते हैं। इसके अलावा जीपीएफ के रुपए कटेंगे, आरजीएचएस के रुपए कटेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों कटाकर प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाने के बाद में पहले वर्ष हर महीने आरएएस को जो नेट सैलरी मिलती है वो 75 से लेकर 80,000 रुपये के आसपास होती है। और ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आरएएस की पोस्टिंग कहाँ पर है। और दोस्तों जो ये नेट सैलरी होती है ये हर वर्ष बढ़ती है, क्योंकि बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है। इसके अलावा जो भत्ते हैं उनमें भी बढ़ोतरी होती रहती है।